लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हम वर्टिकल सर्कल की मोशन डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि जो टेंशन है डिफरेंट पॉइंट पे वो क्या आ रही है। तो अभी उसका कुछ हिस्सा रह गया था, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन वर्टिकल स्ट्रिंग। यानी अगर कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह वर्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में आप कह सकते हैं कि मूव कर रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट पे अगर आपने उसकी टेंशन की डायरेक्शन देखनी है तो वो क्या होगी। तो इसका एक जनरल सी बात याद रखने की, जो टेंशन है वो हमेशा सेंटीपीटल फोर्स की तरह उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो बस टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ये बात याद रख लें। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो भी टूवर्ड द सेंटर होगी, यानी ये। और अगर लोएस्ट पॉइंट पे है तो भी टूवर्ड द सेंटर होगी, यानी ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बात करें तो वो आपका जो टेंशन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड बन रही है, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। और लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की डायरेक्शन बन रही है वो अपवर्ड बन रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि टेंशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमें डिस्कस तो वेलोसिटी वाले टॉपिक में करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ये माइंड में नहीं रहा, तो मैंने कहा चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। अगर वो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फिर आप उस गाड़ी में बैठे हुए अगर कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंकते हैं तो वो बॉल आपके हाथ में ही आके गिरता है, ठीक है। शर्त यह है कि वो बॉल पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। तो बॉल जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो बॉल दोबारा आपके अपने हाथों में ही आके गिरेगा। लेकिन अगर आप ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, यानी जो स्पीडिंग अप वेलोसिटी जिसकी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसमें बैठे हैं और आप बॉल को वर्टिकली थ्रो अपवर्ड करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो बॉल जो है वो आपके हाथ में नहीं आएगा बल्कि आपके पीछे गिरेगा जाके। और तीसरा केस जो है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, यानी जिसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है, और आप उसमें बैठे हुए बॉल ऊपर फेंकते हैं, तो वो बॉल आपके हाथ में नहीं गिरेगा, ना ही आपके पीछे गिरेगा, बल्कि इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने जाके गिरेगा। ये से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था पीपीएससी में भी, कि किसी जेट त्यारे से जो है वो बॉम्ब गिराया गया था, तो उसका वो पूछा गया था कि वो और जेट जो है वो आपस में जब वो हिट करेगा तो उनकी क्या पोजीशन होगी। तो कुछ इस तरह का था। तो चूंकि जेट जो है वो इस तरह स्ट्रेट मूव कर रहा था ये, तो लिहाजा जो आप बम को यहाँ पे जस्ट ड्रॉप करेंगे, यहाँ नीचे ड्रॉप करेंगे, तो ये कौन सी वेलोसिटी लेगा, ये वो वाली वेलोसिटी लेगा जो जिसके साथ ये आगे जा रहा है। यानी अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स कंपोनेंट के साथ इधर जा रहा है, तो ये जो बम नीचे वेलोसिटी गेन करेगा वो भी वी एक्स ही लेगा। तो ये हर बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये भी इसी तरीके से आएगा नीचे। सिमिलरली चलती हुई गाड़ी से जब बंदे को कहा जाता है कि आप नीचे उतरे, तो उसको भी कहा जाता है कि वो आगे की तरफ मुंह करके उतरे, क्योंकि गाड़ी जो है वो चूंकि इस डायरेक्शन में जा रही होती है, और अगर बंदा उतरते साथ ही खड़े होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाएगा। लिहाजा उससे भी कहा जाता है कि आप इस डायरेक्शन में अपना जो है वो कदम बढ़ाएं, ताकि गाड़ी ने जो आपको स्पीड दी हुई है आप उसको मेंटेन रख सकें और आप गिरे नहीं। तो लिहाजा गाड़ी के अंदर जब आप बाल को ऊपर फेंकते हैं, तो वो बाल ऊपर जब जा रहा होता है तो वो एक्चुअली किस वेलोसिटी से जा रहा होता है, वो एक्चुअली वो वेलोसिटी लेके जा रहा होता है जिसके साथ गाड़ी जा रही है। यानी गाड़ी अगर आप कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आप बाल ऊपर जब फेंकते हैं, तो ये जो आपने बाल ऊपर फेंके इसने वही स्पीड हासिल की है जिसके साथ गाड़ी ऊपर जा रही है। तो ये बॉल भी ऊपर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। लिहाजा अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है गाड़ी, तो ये बॉल दोबारा जब नीचे आएगा तो आपके हाथ में ही आएगा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग के साथ जा रही है तो फिर ये आपके पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि हो सकता है जब आपने इसको फेंका उस वक्त गाड़ी की स्पीड 60 हो, तो लिहाजा ये जब ऊपर गया तो इसने तो 60 लेके ऊपर गया है, लेकिन आप चूंकि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रहे हो सकता है आप 2 सेकंड में ही आपकी वेलोसिटी 80 पे पहुंच चुकी हो, 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो लिहाजा अब बॉल जो है वो आपके पीछे गिरेगा। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो इस केस में जो बॉल है वो आपके सामने गिरेगा, आपके हाथ में नहीं गिरेगा। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको पता है रोटेशनल एनालॉग है मैस का। तो जिस तरह मैस को कहा जाता है कि ये मेजरमेंट है इनर्शिया का, यानी इनर्शिया में पता है कि कोई बॉडी अपनी जो स्टेट है उसके अंदर रेजिस्ट करता है, उस स्टेट में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूं। तो ये इनर्शिया है जो इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि कोई प्रॉपर्टी अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है। और वो मैथ है, जितना किसी का मैथ ज्यादा होगा उतना ही वो अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ ज्यादा रेजिस्ट करेगा, अगर मैथ कम है तो वो अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ कम रेजिस्ट करेगा। सिमिलरली जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रोटेशनल मोशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी ये चाहता है कि अगर मैं रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता रहूं, ठीक है। उसके खिलाफ जो चेंज आती है उस चेंज को ये रेजिस्ट करता है। अनदर डेफिनेशन की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी, यानी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं वही परफॉर्म करता रहूं, और अगर रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं। इसके अलावा एक और चीज लिखी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब हाउ इजीली अ बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस। यानी अगर किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आप उसको आसानी के साथ रोटेट कर सकते हैं, अगर किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आप उसको डिफिकल्ट वे से आप उसको रोटेट करवाएंगे, वो आसानी से रोटेट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मैथ की तरह। क्योंकि मैथ का ये रोटेशन एनालॉग है। ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ ग्रेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशनल मोशन, यानी अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो रोटेशनल मोशन के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसका फार्मूला जो है वो एम और स्क्वायर है, और यूनिट जो है चूंकि मैथ का किलोग्राम होता है और रेडियस चूंकि लेंथ है तो लिहाजा इसका यूनिट मीटर है, तो इस तरीके से कंबाइन करने से यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है तो उसका
जो एक आप कह सकते हैं इमेजिनरी डिस्टेंस, रेडियस ऑफ gyration इज एन इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अ पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। यानी जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस से, यानी ये एक्सिस है और ये बॉडी कोई रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे इसका टोटल मास एक्ट कर रहा है यहाँ पे इस बॉडी का, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे टोटल मास एक्ट करता हुआ फील होता है, उस फासले को आप कहते हैं रेडियस ऑफ gyration। इसे हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप रेडियस ऑफ gyration कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं आई ओवर एम। एक्चुअली ये आप इसी फार्मूले से एम आर स्क्वायर, ठीक है, इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं आई ओवर एम ऊपर स्क्वायर रूट। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आर की जगह हमने के लिया हुआ है रेडियस ऑफ gyration के लिए। मतलब किसी भी बॉडी का जब आपसे रेडियस ऑफ gyration फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है? आपने आई की वैल्यू पुट कर देनी है और साथ आपने एम की जगह एम ही रखना है। आई की वैल्यू अगर हम देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट होती है। नेक्स्ट ये है कि इट इज नॉट जीरो, जो रेडियस ऑफ gyration होता है ये जीरो नहीं होता, बट ओनली अ मिनिमम व्हेन एक्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास से ही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी जो मैंने बनाया था वो कुछ इस तरीके से था कि मास यहाँ पे था और एक्सिस यहाँ पे है, तो अगर आप अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसी मास वाले पॉइंट में से गुजारते हैं यहाँ से, तो अब जो रेडियस ऑफ gyration है वो क्या कह रहा है कि मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वो एक्सिस जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट आ चुका है, तो लिहाजा अब जो रेडियस ऑफ gyration है वो मिनिमम हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस अराउंड द एक्सिस, यानी जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करवा रहे हैं उस एक्सिस के अराउंड जो मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो और होगा, लेकिन अगर मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। जिस तरह अगर आप साइकिल का रिम देखते हैं तो इसका जो रिम होता है यहाँ से ये काफ़ी वाइड होता है, यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा मैस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तारें लगी होती हैं, तो इसका जो मैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। एजिस पे ज़्यादा मैस है यहाँ पे, ठीक है, और सेंटर जो इसका बिल्कुल खाली है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, जैसे जैसे आप इसकी मैस की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज होता जाएगा। यानी इसी रिम को अगर आप यूं कह दें कि इसका मैस आपने सारा का सारा यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया है और रिम का जो आउटर है जब वो आपने हल्का कर दिया तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। मसलन अगर आपके पास एक रॉड है, इस तरह आपने एक लॉन्ग रॉड लिया हुआ है और आप इसको अगर सेंटर से पकड़ के यहाँ से पकड़ के आप इसको घुमाते हैं, जिस तरह ये शादी के दिनों में वो जो आए होते हैं क्या कहते हैं उनको, बैंड वाले, उनके पास एक स्टिक होती है और उसको वो रोटेट करवा रहा होता है, तो वो जब आप उसको सेंटर से पकड़ के रोटेट करवाते हैं तो उसको आसानी के साथ रोटेट करवा सकते हैं, क्योंकि जो मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जितना मैस इधर है उतना ही मैस इधर है, लिहाजा आसानी से आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्टिक को अगर आप यहाँ से पकड़ के रोटेट करवाने की कोशिश करें इस पॉइंट से, तो अब जो मैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेफ्ट साइड पे बहुत कम मैस है और राइट साइड पे अब ज्यादा मैस हो गया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पर भी डिपेंड करता है मैस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ। इसके अलावा साइज पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी स्फीयर होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, रॉड होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा। एंगुलर वेलोसिटी पे ये डिपेंडेंट है, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए बॉडी कैन हैव डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस, यानी अभी जिस तरह हमने एग्जांपल लिया रॉड की कि ये अगर आपके पास रॉड है, आप इसको यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करवाते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, लेकिन अगर इसी रॉड को या स्टिक को आप यहाँ से पकड़ के रोटेट करवाते हैं तो अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा। यानी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज करेंगे तो फिर इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर का अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला लेते हैं अलॉन्ग लेंथ तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, लेकिन अगर आप इसको रोटेट करवाते हैं अलॉन्ग दिस एक्सिस तो अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका रैंक 2 है। अगर आप इसके कंपोनेंट देखना चाहें तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी टेंसर के कंपोनेंट देखने का, वो होता है 3 की पावर आर। आर से मुराद यहाँ पे रैंक है, तो चूंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रैंक 2 है तो लिहाजा आर की जगह आप यहाँ पे 2 पुट कर दे तो 3 की पावर 2 जब आपको 9 मिलेगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के 9 कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने सबसे पहले ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे जो छोटा है या सबसे कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिस बॉडी का है वो रॉड है। रॉड का 1/12 एम एल स्क्र, एल से बाद उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड। उसके बाद सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्र, फिर उसके बाद डिस्क सिलेंडर है उसका 1/2 एम आर स्क्र, फिर उसके बाद हालो स्फीयर, यानी हालो स्फीयर शेल, शेल भी कहा जाता है जो अंदर से खाली होता है, हालो स्फीयर भी कहते हैं, उसका 2/3 एम आर स्क्र। और उसके बाद आखिर पे है सबसे ज्यादा जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रिंग का या हुक का होता है। ये जो दो नाम होते हैं ये याद रखें, जिस तरह डिस्क और सिलेंडर, उसका मतलब है चाहे डिस्क की बात हो रही है चाहे सिलेंडर की बात हो रही है आपने फार्मूला ये यूज करना है। सेम सिमिलरली रिंग या हुक, हुक का मतलब छल्ला, ये जो कड़ा फीमेल ने पहना होता है, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वन एम आई देखो टू एम ऑफ स्क्वायर, तो ये सबसे ज्यादा है, सबसे कम रॉड का है और सबसे ज्यादा जो है वो रिंग का है। तो जरा बताइएगा फिर अभी तक जो आपने सीखा है समझा है उसके हिसाब से मैं आपको अनम्यूट करता हूँ कि सबसे ज्यादा जो रोटेशनल मोशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो कौन सा बॉडी करेगा? आई थिंक सर
हुक या रिंग? हाँ जी। फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ज्यादा रिंग है है, इससे। हुप है, ये चूंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, लिहाजा ये रोटेशनल मोशन के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और बाकी जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम था, रॉड क्या है, वो रोटेशनल मोशन में सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने स्पेशल दिया, रिमेंबर इफ अबव फाइव बॉडी, वही पांच बॉडी जो डिस्कस हुई है, रॉड डिस्कस हुआ है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग, विद सेम मैथ, अगर आप सबका मैथ सेम कर देते हैं और सबका आप रेडियस भी सेम कर देते हैं, और आप उन सब पांचों के पांचों को आप एक इंक्लाइंड प्लेन से आप यूं नीचे मूव करवाते हैं, यानी आपने ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर आपने पांचों पार्टिकल यहाँ पे रख दिए हैं, आपने सॉलिड स्फीयर भी रख दिया, हॉलो स्फीयर भी रख दिया, रिंग भी रख दिया, डिस्क भी रख दिया और रॉड भी रख दिया, लेकिन सबके मैसेज सेम है और सबका रेडियस सेम है। रॉड के केस में चूंकि लेंथ है, तो आप उसकी लेंथ को समझने के रेडियस के को ले लें, यानी 1/12 एम आर स्क्वायर कर दें, यानी जितना बाकियों का रेडियस है उतने ही आपने इसकी लेंथ ले ली है। तो क्या होगा, जब आप इनको सब यहाँ अलाउ करेंगे, ये रोटेट करेंगे, तो देन रॉड विद लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल रीच फर्स्ट एट बॉटम, ये बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, ये रोटेशनल मोशन के खिलाफ रेजिस्टेंस सबसे कम प्रोवाइड करेगा, लिहाजा ये सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सबसे आखिर पे पहुंचेगा रिंग, क्योंकि रिंग जो है ये रोटेशनल मोशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, तो ये आखिर पे पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट एक जो आपने याद रखना है, बॉडी लाइंग एट टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली, यानी अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे कोई पांच छह पार्टिकल रखे हुए हैं, पांच छह ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रॉड हो गया, इस तरह की चीजें, तो वहां पे चूंकि रेस्ट पे है और सिर्फ वहां उनकी हाइट है, लिहाजा तमाम ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जैसे आप उनको अलाउ करेंगे कि वो मूव कर सकें, जो स्लैंट हाइट है उस पर जब वो मूव करना शुरू करेंगे, तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगर वो आप स्मूथ सर्फेस नहीं ले रहे, यानी ये वाली जो सर्फेस है ये स्मूथ नहीं ले रहे, तो फिर कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। लेकिन अगर स्मूथ सर्फेस लेते हैं, आइडियल सर्फेस लेते हैं, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, तो लिहाजा इस पॉइंट पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी दो किस्म की एनर्जी में, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए कि आपकी जो बॉडी है वो रोल होते हुए आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, तो जो बॉडी जब घूम के आ रहा होता है तो उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो इस तरह सीधी लाइन में भी हरकत कर रहा है, तो जो बॉडी सीधी लाइन में हरकत करता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका सिंपल फार्मूला 1/2 mv² लिखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल, जिस तरह कोई बॉलर जो है वो बॉल जब फेंकता है क्रिकेटर जो बैट्समैन उसकी तरफ, तो आप देखते हैं वो बॉल दो तरह की मोशन कर रहा होता है, वो स्पिन भी कर रहा होता है, यानी घूमता हुआ भी जा रहा होता है, जब वो स्लो मोशन में दिखाते हैं वो घूमता हुआ भी जा रहा होता है और सीधा भी जा रहा होता है बैट्समैन की तरफ। तो लिहाजा घूमता हुआ बॉल उसके पास भी दो किस्म की एनर्जी होती है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो घूम के जा रहा है, और दूसरा उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो बिल्कुल सीधा भी जा रहा होता है बैट्समैन की तरफ। तो बिल्कुल इसको भी आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी दो किस्म की एनर्जी के अंदर, एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और दूसरा काइनेटिक एनर्जी लीनियर। लेकिन यूज केस में होगा जब आपने ये अज्यूम करना है कि सर्फेस जो आपकी है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कोई तीसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए हमने उस सर्फेस को फ्रिक्शनलेस लेना है, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन वाली होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में भी जाया होगी। इफ मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव विदाउट रोटेशन, बड़ी जबरदस्त बात है, बल्कि ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ, बताइएगा जरा कि कितना आपको समझ आ रही है बातें। ये कह रहा है कि अगर हम उन पांचों बॉडीज को अलाउ करते हैं कि वो मूव करें हाईएस्ट पॉइंट से, यानी टॉप से यहाँ पे, ये यहाँ से हमने पांचों बॉडीज को नीचे अलाउ कर दिया कि वो मूव करें, इसमें डिस्क भी शामिल है, सॉलिड स्फीयर भी है, हॉलो स्फीयर भी है, रॉड भी है, रिंग भी है, और हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि उन्होंने घूमते हुए नहीं आना, स्किड करते हुए आना, स्किडिंग, स्किडिंग आपको पता है विदाउट रोटेशन होती है। तो ये बताएं कि कौन सा पार्टिकल नीचे सबसे पहले पहुंचेगा। जी मैंने ये कहा है कि अगर आपने पांचों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपने रोल किए बगैर, यानी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उन बॉडीज ने रोल नहीं करके आना बल्कि वैसे ही उन्हें नीचे आना, लीनियर मोशन करते हुए आना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? जी जी। सर फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि वो जस्ट लीनियर मोशन से आ रहा है, तो फिर सर भी उसमें इनर्शिया एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मूवमेंट ऑफ रोटेट इनर्शिया फ्रॉम? का तो हम कंसर्न ही नहीं रहा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बिकॉज रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट, तो जी जी रोटेशनल जी मोशन को ठीक है। हमने तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो घूम के नहीं आ रहे बल्कि स्किडिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो अब आपने बताना है उन पांचों ऑब्जेक्ट में से पहला सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा। मैथ सबका सेम है, रेडियस सबका सेम है। सर आई थिंक सभी आएंगे बिकॉज सबका अगर मैथ सेम है तो आई जी डोंट बिल्कुल, नो। सभी पार्टिकल जो हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन है ही नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब कन्वर्ट हो रही है लीनियर काइनेटिक एनर्जी में, तो वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला हमें पता है 1/2 mv², तो चूंकि मैथ सब का हमने सेम लिया हुआ, लिहाजा सारे के सारे एक ही वक्त में बॉटम पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने इसी साइड पे कर दिया था क्योंकि कहीं आप पढ़ ही ना ले, तो ये लिखा हुआ है इफ मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ इट प्लेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव विदाउट रोटेशन देन ऑल बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस विल रीच बॉटम एट द सेम टाइम। यानी अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उन्होंने रोल करते हुए नहीं आना, घूम के नहीं आना, स्किडिंग करते हुए आना है, तो फिर वो सारे के सारे एक ही वक्त बॉटम पे पहुंचेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मैथ सबका सेम होना चाहिए और रेडियस भी सबका सेम होना चाहिए।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बिल्कुल जिस तरह एक्सक्यूज मी सर, जी जी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स डिफरेंट करें तो किसका सबसे हाँ ऑफ कोर्स, फिर ज्यादा सर जिसका मैथ फिर ज्यादा, क्योंकि अब लीनियर मोशन है ना। अब लीनियर मोशन में हम आ गए हैं, तो लीनियर मोशन में फिर मैथ्स का रोल होता है, तो जिसका मैथ ज्यादा होगा वो फिर बाद में पहुंचेगा। पहले पहुंच जाएगी? लाइटर मैथ्स जो है वो हाँ, पहले पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, वो डायरेक्ट फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सारे के सारे जितने फार्मूले हैं, ये आप अगर आपको लीनियर मोशन वाले याद हो तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ बगैर डेरिवेशन के। यानी अगर आपको याद नहीं है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, आपको याद नहीं है, तो आप सॉरी से आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला माइंड में लाएं, तो वो होता है 1/2 mv²। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेशनल मोशन में मैस है वो किसका, उसका एनालॉग क्या है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो लिहाजा की जगह आ जाएगा आई। और वेलोसिटी का रोटेशन एनालॉग होता है ओमेगा। तो लिहाजा ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 I ओमेगा²। अब आपने आई की वैल्यू लगा देनी है, अभी जो ऊपर लिखा है I ओमेगा², उसमें आप आई की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास मूवमेंट ऑफ सॉरी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी, डिस्क के लिए भी और हूप के लिए भी, स्फीयर के लिए, जिसके लिए भी आप फाइंड करना चाहें। आप वही फार्मूला यूज करें 1/2 I ओमेगा²। तो आई की जगह वैल्यू पुट कर दें आप, ओमेगा की जगह। ये इस तरीके से आएगा 1/2, डिस्क के लिए होता है 1/2, आई की वैल्यू थी 1/2 mr², और आगे ओमेगा² आ गया। अब ये जो आर ओमेगा है, ये हमें पता है V = R ओमेगा होता है, तो R²ओमेगा² आपको मिल जाएगा V²। तो इस तरीके से ये 1/2 आपस में मिलकर 1/4 बना देंगे, और आगे आपके पास M और V² हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्फीयर के लिए भी देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आप उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, शेल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी आप उसको सिर्फ आई की वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर हमने पढ़ी है। वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे सिर्फ हमने दो ऑब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, एक हमने रिंग और दूसरा डिस्क देखा है कि अगर दोनों को टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन हम रोटेट करवाते हैं, और हमें ये पता है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होनी है दो एनर्जी के अंदर, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो लिहाजा बॉटम पे जब वो पहुंचेगा, तो बॉटम पे पहुंचते हुए जो वेलोसिटी होगी रिंग की या हुप की वो होगी V = √GH, और डिस्क की जो वेलोसिटी होगी वो होगी √4/3GH। यहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं कि चूंकि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और इसे लेट पहुंचना चाहिए, तो लिहाजा लेट पहुंचने की इंडिकेशन ये चीज़ हमें दे रही है कि इसकी वेलोसिटी कम है। जिस चीज़ की वेलोसिटी कम होगी वो दायरा लेट पहुंचेगी। और डिस्क की वेलोसिटी आप देख सकते हैं 4/3 का फैक्टर साथ इजाफी आ रहा है, जी इधर भी है और इधर भी है, इसको तो आप छोड़ दें, ये दोनों में आ रहा है, इसको आप छोड़ दें। एक्स्ट्रा जो चीज़ आ रही है वो 4/3 आ रही है, और ये वैल्यू बनती है तकरीबन 1.3। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि डिस्क की जो बॉटम पे वेलोसिटी है वो 1.3 √1.3 टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिंग के। तो लिहाजा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। लेकिन आप इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जिस चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वो पहले पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रिंग का ज्यादा है। ये कंक्लूजन में भी यही चीज मैंने लिखी है कि अगर आप टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से कुछ चीज़ों को नीचे फ्रीली मूव करवाते हैं, तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा, यानी वो अर्ली पहुंचेगा बॉटम पे, और जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो लेस स्पीड से यानी बाद में पहुंचेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को टॉर्क का रिलेशनशिप τ = I α। ये भी अगर आपको फार्मूला नहीं याद, रोटेशन मोशन में τ = I α आपको नहीं याद, तो आप ये फार्मूला लीनियर मोशन वाला याद करें, R×F वाला। तो बल्कि सॉरी, फोर्स का फोर्स का फार्मूला आप माइंड में ले आए, F = ma। तो रोटेशन एनालॉग फोर्स का जो होता है वो टॉर्क होता है, और मास का जो रोटेशन एनालॉग है वो आई होता है, और एक्सेलरेशन का जो रोटेशनल एनालॉग है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो इस तरीके से भी अगर आपको ये वाले फार्मूले नहीं याद होते, भूल जाते हैं, तो आप फौरी तौर पे लीनियर मोशन वाले फार्मूलों को माइंड में ले आएं और वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो करें रोटेशन एनालॉग वाली। सिंपली यही करनी होती है, मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना होता है, फोर्स की जगह टॉर्क लगाना होता है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता है। एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ A α से रिप्लेस होता है, V ओमेगा से हो जाता है। तो अगर कोई पार्टिकल जो है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसका मतलब उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो जीरो है। तो जब ये चीज जीरो हो जाएगी, इसका मतलब है उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी जीरो है। एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह लीनियर मोमेंटम को बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम होता है, बिल्कुल उसी तरह कोई बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। और जिस तरह लीनियर मोमेंटम पी का फार्मूला होता है mv, ठीक है, इसी तरह इसका आप लिख सकते हैं m की जगह आई और v की जगह ओमेगा, तो यानी L = I ओमेगा ये बन जाएगा। तो ये साथ बता रहा हूँ कि अगर आप भूल जाए तो आप फौरी तौर पे लीनियर मोशन वाला फार्मूला माइंड में ले आए और उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो R×P, जिस तरह आप टॉर्क पढ़ते हैं R×F, तो आप इसको पढ़ते हैं R×F, इधर भी R है इधर भी R है, दो चीज़ें कॉमन होगी। इसको आप पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इसके साथ ये फोर्स का फैक्टर लगा हुआ है, तो इसको आप फिर क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आर के साथ पी लगा हुआ है और पी लीनियर मोमेंटम है, तो लिहाजा एंगुलर मोमेंटम को आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैक्सिमम वैल्यूज की निकाली है sin θ 90 पुट करके sin 91 होता है, तो लिहाजा आपके पास एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू मैक्सिमम आती है वो L = mvr। वी आर की जगह अगर आप आर ओमेगा रिप्लेस करें, सॉरी वी की जगह, वी की जगह आप आर ओमेगा जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो
mr² ओमेगा बनेगा, और mr² जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और इस तरीके से आपके पास एल की वैल्यू आ गई आई ओमेगा। ये डेरिवेशन की हुई है, बाकी सिंपली तो मैंने आपसे कहा था कि आप वैसे भी p इज इक्वल टू mv से भी इसको शॉर्ट टाइम में रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जिस तरह लीनियर मोमेंटम में हमने देखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, बिल्कुल इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होगा टॉर्क के इक्वल, क्योंकि फोर्स का रोटेशन एनालॉग टॉर्क है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे, जिस तरह लीनियर मोमेंटम का जब कंजर्वेशन का हमने लॉ देखा तो उसमें हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो ये लगाई थी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर मोशन में फोर्स होती है और एंगुलर मोशन में उसका काउंटर पार्ट होता है टॉर्क। तो लिहाजा वहां पे रेस्ट्रिक्शन थी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसका काउंटर पार्ट होगा कोई कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये कंडीशन मस्ट है कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। यानी अगर वो सिस्टम डिफरेंट पार्टिकल पे कंसिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल का अगर आप मोमेंटम ऐड करेंगे तो वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दो कंडीशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू L2। दो कंडीशन इसलिए मैंने कहा है कि सपोज एक कंडीशन आपके पास ये है कि आप हाथ खोल के घूम रहे हैं, ठीक है, तो हाथ खोल के जब आप घूम रहे हैं तो उस वक्त आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है, और फिर आपने अचानक से अपने हाथ क्लोज कर दिए, अपने हाथ आपने बांध लिए हैं, तो ये दूसरी कंडीशन है, तो अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L2 है। तो लिहाजा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि चाहे आप हाथ खोल के घूम रहे हो चाहे आपने बंद कर लिया, तो आपका जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहना चाहिए। और ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया होता है, इसी को यूज करके आपने आंसर करना होता है। तो वो कैसे आप आंसर करते हैं, आप दोनों का फार्मूला लिखें, L1 को आप लिखेंगे I1 ओमेगा 1, L2 को आप लिखेंगे I2 ओमेगा 2। इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा हाथ खोल के घूम रहा है अपने ही एक्सिस के गेट, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो होगा mr² I1 R1, और उसकी वेलोसिटी है ओमेगा 1। अब जब उसने हाथ अपने क्लोज कर दिए हैं तो किस चीज में कमी आई है, उसके रेडियस में कमी आई है, क्योंकि जब उसने हाथ खोले हुए थे, ये बंदा है, ये इसने हाथ खोले हुए हैं, तो अब इसका ये चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो अब इसका यहाँ तक रेडियस बन रहा है सारा, तो आर ग्रेटर है। लेकिन जैसे उस बंदे ने हाथ अपने बांध लिए, तो अब ये अगर अपनी एक्सिस घूम रहा है तो अब इसका रेडियस कितना सा होगा, छोटा सा रेडियस हो जाएगा, तो आर कम हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक अगर रेडियस में कमी आ रही है तो फिर एक चीज बढ़नी चाहिए, वो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर यानी ये चीज कम हो गई आपकी, हाथ बांधने से आई कम हो गया क्योंकि आर कम हो गया। लिहाजा कंजर्व रखने के लिए फिर क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ओमेगा 1। और इसके बाद नेक्स्ट चीज है वो है टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल अपने ही एक्सिस के रोटेट कर रहा है तो उस वक्त हम जो एंगुलर मोमेंटम कहेंगे वो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसकी जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन होती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर कोई पार्टिकल जो है वो किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर, जैसे हमारी जो जमीन है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो उस वक्त मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन अपने एक्सिस के इर्द घूम रही है तो फिर वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। अब अपने एक्सिस के इर्द घूमने का मतलब ये है कि उसका जो रेडियस है वो सिर्फ अपने वाला रेडियस ही है, यही वाला रेडियस ये आर। लेकिन अगर ये जमीन जो है ये सूरज के गिर्द घूम रही है इस तरह करके, तो अब इसका ये सारा रेडियस हो जाएगा, ये वाला सारा रेडियस। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रेडियस अब इंक्रीज हो गया, तो ऑर्बिटल मोशन में जो रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि स्पिन मोशन में जो रेडियस होता है वो छोटा होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। और मेन फैक्टर क्या है जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, वो रेडियस है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऐड की है कि अर्थ का साइज जो है वो अगर हम प्रेजेंट साइज से कंट्रैक्ट कर दें, हाफ कर दें, तो जो अर्थ की ड्यूरेशन होगी, द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे, यानी अभी हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो 24 घंटों का होता है, तो अगर जमीन का रेडियस हम हाफ कर देते हैं तो फिर जमीन पे एक दिन की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो अभी जो हमने वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था L1 इज इक्वल टू I2, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसमें आप ओमेगा को रिप्लेस करें तो ओमेगा होता है 2 पाई f और f होता है 1/t। ये वो t है जो टाइम पीरियड है जिससे हमारा कंसर्न, हम देखना चाहते हैं कि टाइम जो है वो एक दिन का कितना कम हुआ है या कितना बड़ा है। तो I1 की जगह हमने ये वाला वैल्यू लगाई है m1r² बाई, वैसे यहाँ पे अर्थ को हम लेंगे स्फीयर, अर्थ को हम स्फीयर कंसिडर करेंगे और इसकी वैल्यू लगाएंगे 2/5 mr²। ये आई की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेकनली हमने जो वैल्यू लगा दी वो यही लगा दी है। बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि गलत हुआ है यहाँ पे, एंट्री गलत हुई है तो इसलिए मेंशन कर दिया। कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाएं या जो मैंने लगा दिया गलती से वो आप लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रोसीजर गलत हो जाएगा, आंसर तो सेम आएगा लेकिन प्रोसीजर गलत हो जाएगा। तो अर्थ चूंकि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो लिहाजा इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² आउटपुट करेंगे। तो M1 इधर फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैथ को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने सिर्फ